यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर कोमल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बिल्कुल इंग्लिश की एकदम बेसिक वाली चीजें। अब क्या इस बेसिक से मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी, ये वाला बिल्कुल भी नहीं। इस वाले बेसिक से मतलब है कि आपके क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर में एक दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच को रीड करना और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। जैसे देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने प्रकार के हैं और जो प्रकार है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं और साथ में एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। तो इन सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे आज के इस सिंगल वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे कि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को रीड करना है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड बेटा आपको दिख रहा है क्या, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें कितने सारे चीजें हैं, यहाँ पे देखो एक वर्ड है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कथन। स्पीच का मतलब होता है कथन या फिर बात, है ना। और पार्ट्स का मतलब आप जानते हो कि भाग। पार्ट्स का मतलब होता है भाग और स्पीच का मतलब होता है कथन या बात। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि स्पीच कितने प्रकार के होंगे, स्पीच की कौन कौन सी चीजें आएंगी। जैसे कि देखो, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है मैम। तो इसमें मैं आप लोग को ढेर सारे सेंटेंस को बोल रही हूँ और जितने भी सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, इस पूरे सेंटेंस में सेंटेंस कैसे बना बताओ। वर्ड्स को मिला मिला करके बना। और वर्ड्स कैसे बने, लेटर को मिला मिला करके बने। और लेटर कैसे बने, वॉवेल और कॉन्सोनेंट ही तो हमारे लेटर्स हो जाते हैं। तो हमें यही डिस्कशन करना है कि जैसे मैंने एक वाक्य बोल दिया राम इज अ गुड बॉय, ये मैंने बोल दिया, तो अब तुम्हें बताना है कि राम क्या है, इज क्या है, और क्या है, गुड क्या है और बॉय क्या है। लास्ट में जो फुल स्टॉप लगेगा वो भी क्या है, यानी कि ये सारी चीजें बतानी है। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि स्पीच का पार्ट, है ना। जैसे मैं बोलूं पार्ट्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के पार्ट कितने होंगे। अब यहाँ पर है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच के पार्ट कितने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में मतलब होता है कि शब्दों के प्रकार, ठीक है। देखो, हम जानते हैं कि एक वाक्य, वाक्य मतलब क्या होता है, सेंटेंस। एक वाक्य या सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके के शब्दों की जरूरत होती है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या है, राम इज अ गुड बॉय ना। ये देखो क्या है, अब ये पूरा एक आपका सेंटेंस है। ये देखो, ये जो बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट पूरा, ये क्या है, ये है एक सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस तो हो गया। अब ये सेंटेंस बना कैसे, तो ये सेंटेंस बना है कैसे, ये देखो, इसमें एक राम लिखा है, इज लिखा है, ए लिखा है, गुड लिखा है और बॉय लिखा है। तो इन सारी चीजों को मिला देने पर हमारा सेंटेंस बना। अगर देखो इसमें हम राम को अकेले बाहर निकाल देते तो क्या ये सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं, ये आपका एक वर्ड है। ये क्या है बेटा, राम आपका वर्ड है ना, राम वर्ड है और ढेर सारे वर्ड को मिला दोगे तो तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखो, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि मैम हमारी जो बॉडी होती है उसका सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, वो पढ़े हो ना कि द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। यानी कि सबसे छोटा सेल होता है, सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर
करके हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिला करके हमारे एक लिविंग बॉडी का निर्माण कर देता है। अब तुम बोलोगे मैम क्या बता दी, एक तो हमको बायोलॉजी एकदम नहीं पसंद है, ऊपर से आप पता नहीं क्या सेल टिश्यू बता रही हैं। तो सुनो, चलो और देहाती एकदम घर के भाषा वाले में चलते हैं ना। एक घर देखियोगे, घर कैसे बनता है, बताओ कैसे बनता है। सबसे पहले तुम्हें अलग अलग सामान जुटाने पड़ते हैं। एक जगह से ईंट लेकर के आओगे, अरे एक जगह से ईटा लेकर के आओगे, एक जगह से सीमेंट लेकर के आओगे, एक जगह से बालू लेकर के आओगे। बलुओं में कई प्रकार के होंगे, एक जगह से सफेद का बालू लेकर के आओगे, एक जगह से ललका बालू लेकर के आओगे। और इसके बाद में जब पूरा बन करके तैयार होगा तो तुम पेंट लेकर के आओगे, पुट्टी लेकर के आओगे, प्राइमर लेकर के आओगे। अब देखो घर बना कैसे। सबसे पहले एक ईंट था, ठीक है मैम, एक ईंट था। अब जब तुम ढेर सारे ईंटों को मिला दोगे, ढेर सारे ईंट को मिला करके एक दीवार बन जाता है ना। पहले देखो एक ईंट था, अब हमने ढेर सारे ईंटों को सीमेंट के मदद से एक के ऊपर एक करके ढेर सारा बना दिया, तो वो हमारा दीवार बन गया, ईंट से दीवार बन गया। अब एक नहीं 4 दीवार को मिला दो तो 4 दीवार से एक कमरा बन जाएगा। अब एक कमरा नहीं, इसी एक कमरे को 3-4 जगह और बनवा दो तो पूरा मिलकर करके तुम्हारा एक घर बन जाएगा। मतलब समझे, सबसे पहले ईंट था, ईंट से दीवार बना, दीवार से हमारा कमरा बना, और कमरे से ढेर सारा कमरा मिला दिए तो हमारा पूरा एक घर बन गया। सेम टू सेम उसी तरीके से सबसे छोटे छोटे हमारे लेटर्स होते हैं। जैसे देखो लेटर्स कौन से होंगे, वही तुम ए से जेड तक जो जानते हो, जिसमें क्या है ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से है ना पूरे जेड तक लेकर के। ये तुम्हारा पूरा जो जेड तक है ये तुम्हारा हो गया पूरा क्या, लेटर हो गया। और यही देखो जब मिल जाएंगे, 2-2 3-3 को एक में मिला दो तो तुम्हारा वर्ड बन जाएगा। और जब ऐसे वर्ड्स को मिला दोगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस को मिला दोगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से जैसे देखो सबसे पहले क्या था, ये देखो आर अलग था, ए अलग था, एम अलग था। अब हमने ये देखो अलग अलग था तो ये हमारा लेटर था, अब हमने इसको एक में मिला दिया तो ये हमारा वर्ड बन गया। अब ऐसे ही राम है, ऐसे ही इज है, ऐसे ही ए है, ऐसे ही गुड है, ऐसे ही बॉय है, और सबको मिला दिए तो वो हमारा सेंटेंस बन गया। लेकिन बेटा एक बात ये भी सोचने वाली है कि क्या हर बार शब्दों को मिलाने पर वाक्य बन जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि वाक्य में उनके काम यानी कि वर्ग के आधार पर शब्दों को हम 8 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे कि तुम नॉर्मली जानते हो राम हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, अब भले ही वो हेल्पिंग वर्ब का काम कराओ लेकिन वर्ब तो वो है ही, ए हमारा आर्टिकल है। अब देखो गुड भी इसमें कुछ है, बॉय भी कुछ है। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीजें जाननी है तो वीडियो में अंत तक बने रहो, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर बार वर्ड्स को मिलाने पर सेंटेंस बन ही जाएगा, हो सकता है कि न भी बने, है ना। जैसे देखो मैंने बोल दिया राम इज अ गुड बॉय, तो ये तो सेंटेंस बन गया। अब मैं गुड को आगे कर दूं, ए को पीछे कर दूं, बॉय को बीच में घुसा दूं, राम को पीछे कर दूं, तो क्या कोई वो एक सेंटेंस बनेगा, वो बिल्कुल सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है किस तरीके से, यदि देखो मैं तुमको यहाँ पर बताती हूँ ना सेंटेंस का, किस चीज का, यहाँ पर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ सेंटेंस का डिफिनेशन। सेंटेंस जिसे कि देखो हिंदी में कहा जाता है वाक्य। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, अब मान लो ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो कि वर्ड्स को मिला देंगे तो हमारा ना मैम सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन क्या वो सेंटेंस सही होगा, तो देखो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका डिफिनेशन ये बोलता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह, तो ये तो अच्छी सी बात है, शब्द मिलेंगे समूह बन जाएगा। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन इसके बाद में कुछ और भी है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस
इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस हमेशा वही होगा जो कि वाक्यों को मिलाने पर कोई अर्थ निकले। जैसे देखो हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अब देखो एग्जाम्पल में हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे मान लो एग्जाम्पल में है कि राम इज अ गुड बॉय, है ना। ये देखो आपका हो गया सेंटेंस। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैम अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई भी निगेटिव का भाव नहीं आता, कोई प्रश्न पूछने का भाव नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें की जाती हैं। जैसे देखो इसमें कहीं पर भी नॉट नहीं है, ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। अब क्या ये हमारा सेंटेंस है? सो राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, इससे तो अर्थ निकल रहा है। अब चूंकि इसका सेंस निकल रहा है तो इसका मतलब कि ये हमारा सेंटेंस है। देखो सेंस निकलेगा तो सेंटेंस रहेगा, ये तुम अच्छे से याद रखना। सेंस इक्वल टू सेंटेंस, यानी कि यदि सेंस निकला तो वो सेंटेंस हो गया। सेंस निकलने का मतलब है कि सेंटेंस हो गया। जैसे मान लो यहीं पर मैं तुम्हारे सामने कोई दूसरा लिखती हूँ, मान लो मैं तुम्हारे सामने यहीं पर लिखती हूँ कि गुड इज अ राम बॉय ना। मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये आपका पहला वाला था और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिख दिया। अब बताओ क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा है गुड इज अ राम बॉय, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? मतलब गुड इज अ, गुड है एक क्या, राम बॉय मतलब राम लड़का, गुड एक राम लड़का है, ये तो गलत हो गया, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। यानी कि अर्थ निकलेगा तो हमारा सेंटेंस होगा। अब देखो ये जो आपका है ना बेटा, ये देखो ये वाला जो आपका सेंटेंस है, इसमें देखो इसमें कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, इसमें देखो कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपका है ये सेंटेंस नहीं होगा, है ना। देखो जब सेंस निकला ही नहीं तो सेंटेंस कैसे होगा? इसका मतलब कि ये जो है आपका ये सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब चलो, अब ये तो मान लो सेंटेंस हो गया, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें अलग अलग चीजें हैं, और वो चीजें क्या होंगी, कैसी होंगी? 8 प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा जाता है, और 1 बाय 1 करके अलग अलग सी वीडियोस आपको सारी चीजों पर मिल जाएंगी। जैसे देखो हम कहें कि चलो तुमको ईंट लेकर के आना है, तो जो ईंट लेकर के आओगे वो दूसरे दुकान से आएगा, जो सीमेंट लेकर के आओगे वो दूसरे दुकान से आएगा, जो बालू लेकर के आओगे वो दूसरे दुकान से आएगा, जो तुम प्राइमर लेने जाओगे वो दूसरे दुकान से आएगा, और बेटा यहाँ तक कि जो पुट्टी लेने जाओगे वो भी दूसरे दुकान से मिलेगा, और उसको ऐसे मारने के लिए जो तुम ब्रश, तार ब्रश कुछ भी लेने जाओगे वो भी अलग दुकान से मिलेगा। तो ऐसे तरीके से सेंटेंस में भी होता है, इसमें सारी चीजें हैं तो जरूर, लेकिन सबका काम अलग अलग है और सारे अलग अलग टाइप में आते हैं। तो अब इसको तुम नोट कर लो। चलो देखो कि पूरे 8 टाइप कौन कौन से हैं और हम उसे कैसे समझेंगे अच्छे तरीके से। यानी कि ये तुम समझ गए सेंटेंस क्या होता है। अब चलो सबसे पहली बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले ये जानना कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कौन कौन सी चीजें हैं। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हें एबीसीडी नहीं आता होगा, नहीं आता हो तो चलो तुम्हारे मोहब्बत में एबीसीडी भी हम यहाँ पर लिख देते हैं पूरा, है ना। I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z, जेड को जी भी पढ़ा जाता है, लेकिन चलो वो सब कभी दूसरे क्लासेस में बताएंगे। फिलहाल तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की स्टार्टिंग हो जाएगी कि ए से जेड तक हमारे लेटर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग यही से होगी कि मैम लेटर क्या होता है, यानी कि अक्षर क्या होता है। और तुम इसे बेकार बिल्कुल मत समझना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि घर बनवाना है तो सबसे छोटी इकाई हमारी ईंट हो जाएगी, बिना ईंट के घर नहीं बनने वाला। उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो लेटर होता है। अब सोचो ABCD ही न रहे तो तुम वर्ड कैसे बनाओगे, और अगर बेटा वर्ड नहीं बनाए तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, और यदि सेंटेंस नहीं बना तो पैराग्राफ तो बन ही नहीं सकता। यानी कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर जो यूनिट है वो हमारा लेटर है। और लेटर कितने हैं, पूरे 26 लेटर्स होते हैं। कौन से, अरे यह जो तुम्हारा ए से जेड तक है ना बेटा, यही है तुम्हारा 26। काउंट करके देख लो, यही हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पर है ए से जेड तक वाले, और यही जो सबको एक साथ में मिला करके बोलोगे तो 26 लेटर का जो ग्रुप है ये अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला कहलाता है। अरे एकदम बचपन में पढ़े होगे, एकदम तुम लोग को बचपन का प्यार याद रहता है, लेकिन बचपन की पढ़ाई नहीं याद होती ना। 1-2 क्लास में बताया जाता है कि अल्फाबेट याद कर लो, ए से जेड तक याद कर लो, लेकिन कहाँ ही याद हो पाएगा। तो ये देखो तुम्हारा लेटर हो गया। अब चलो लेटर हो गया, तो जो हमारा लेटर है ना, उस लेटर में भी हमारे 2 भाग में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से भाग में, वॉवेल में बढ़ जाते हैं और कॉन्सोनेंट में बढ़ जाते हैं। वॉवेल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट आपका व्यंजन कहलाता है, ठीक है। देखो अच्छा, ये देखो, ये जो हमारा वॉवेल है, जो वॉवेल्स हैं ये आपके स्वर कहलाते हैं। और इसके बाद 2 भागों में आपके लेटर बढ़ जाएंगे। इसके बाद जितने हैं कॉन्सोनेंट्स, ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। ये देखो हमारा लेटर था, है ना। ये देखो हमारे जो 26 लेटर्स थे ये बट गए कितने भाग में, ये बट गए हमारे 2 भागों में, वॉवेल में और कॉन्सोनेंट में। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं ना। ये देखो, ये लेटर था, ये 2 भागों में वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बट गया। अब तुम्हारे पास 5 उंगलियां हैं, जरूर से होंगी। अब देखो वो अलग की बात है कि तुम्हारे में हो सकता है एक आंख और निकल गई हो, वैसे नॉर्मली सबके में 5 उंगलियां होती हैं, 5 फिंगर्स होते हैं। तो 5 फिंगर पर एक एक करके लिख लो और याद कर लो। कैसे, अपने हाथ को ऐसे फैलाओ और देखो, ये है तुम्हारा A-E-I-O-U, यानी कि ये जो 5 लेटर है वो हमारे वॉवेल में आ जाते हैं, और इन 5 को छोड़ करके जितने बचेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट में चले जाएंगे। देखो जो वॉवेल होंगे उसमें यही 5 आएंगे, A-E-I-O-U। ये जो 5 है ये आपके स्वर वाले में जाएंगे, यानी कि वॉवेल्स होते हैं। और इन 5 को छोड़ करके जितने तुम्हारे यहाँ बी से लेकर के जेड तक बचेंगे वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। देखो कौन कौन सा, A-E-I-O-U को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T। अभी देखो यू हमारा यहाँ पे चला आया, W-X-Y-Z। तो यानी कि इतने जितने तुम्हारे 21 बचे। अब ये देखो वॉवेल की संख्या बेटा 5 थी, है ना। वॉवेल की संख्या बेटा यहाँ पे 5 थी, और ये जो तुम्हारे कॉन्सोनेंट है इनकी संख्या 21 हो जाएगी, बिकॉज 26 पूरे कंप्लीट थे। 5 हमारे वॉवेल में चले गए और जो 21 बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। तो इतना समझ गए अच्छे से। चलो आगे चलते हैं इसके। अब आगे लेटर तो समझ गए, अब चलो बात करते हैं कि वर्ड क्या होता है। जैसे कि अच्छा मैं तुमसे कहूं, बताओ वर्ड क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, देखो एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिखूं, N प्लस P प्लस E इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा NPE। NP मतलब नपे,
या फिर नपी या नप, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो तुम्हें लग रहा है ये वर्ड है ना, सबसे पहली बात कि ये वर्ड है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका देखो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये देखो ये मीनिंगलेस है। ये इसका कारण ये है कि ये आपका मीनिंगलेस है बेटा। ये देखो मीनिंगलेस है ना, यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। देखो वर्ड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा अक्षरों को इस तरीके से मिलाया जाता है कि उसका कोई देखो मतलब या अर्थ निकले, जो कि कहलाता है आपका मीनिंग। जब तक इसका कोई मीनिंग अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो वर्ड आपका नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण भी है, देखो हमने NPE को मिला था तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था, लेकिन इसी के अलावा यदि हम इसी को आगे पीछे करके P प्लस E प्लस N को मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा पेन। अब ये देखो हमारा वर्ड है, कारण ये है इसका कि ये मीनिंग को कैरी कर रहा है। इसमें देखो बेटा मीनिंग है, अब मीनिंग है, पेन का मतलब कलम होता है, तो यही कारण है कि ये हमारा वर्ड कहलाएगा। अब तुम वर्ड भी समझ गए। अब चलो बात करते हैं कि हमारा सेंटेंस से क्या होता है। सेंटेंस तो अच्छे से समझ गए हो कि जब हम बहुत सारे शब्दों को एक सही क्रम में अरेंज कर देते हैं और पूरी बात जो है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, तो ये हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल भी है, आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ या फिर मैं एक शिक्षिका हूँ, तो इसका अर्थ निकल गया, यानी कि ये हमारा एक सेंटेंस है या फिर वाक्य है। अब देखो पहचान कैसे करेंगे कि वो हमारा वाक्य है, तो पहचानने का ट्रिक देखो यहाँ पर है। पहचानने का जो ट्रिक है बेटा वो यहाँ पर है कि एक जो वाक्य होता है वो हमेशा ही बड़े अक्षरों से शुरू होता है, वो कभी भी छोटे से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे देखो यहीं पर लिखा है आई एम अ टीचर, तो आई जो है वो कैपिटल लेटर में है, यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग है, तो ये हमारा है। अब स्टार्टिंग में तो हमेशा बड़ा होगा, अंतिम का मैम बताइए, तो अंतिम में जब ये खत्म होता है तो इसके अंत में या तो पूर्ण विराम आएगा या फिर प्रश्न चिन्ह आएगा। अब ये देखो, अब हम क्या करें, टाइपिंग में गलती हो गई है ना बेटा, लेकिन तुम इतना समझ सकते हो। अब क्या किया जाए, देखो गलतियां हो ही जाएंगी, हम भी इंसान है, तुम भी हो, और टाइपिंग वाले भी इंसान है, कंप्यूटर तो बेचारा मशीन है ना। तो देखो ये जो विराम है इसको ऐसे, ये वाला तुम हटाओ, क्वेश्चन मार्क गलती से लग गया। विराम का मतलब होता है बेटा फुल स्टॉप। क्या मतलब होता है? इसका मतलब है फुल स्टॉप। अरे वह बिंदी, कौन सा बिंदी? वो जो तुम अगर लड़कियां होंगी तो ये अपने माथे पे लगा लेती हो ना, वह वाला बिंदी। ये जो फुल स्टॉप है इस तरीके का बिंदी, तो ये आना चाहिए लास्ट में। अब मान लो मैम ये नहीं आया, तो यदि देखो अफर्मेटिव होगा तो तुम्हारा ये वाला आने वाला है, फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। यदि प्रश्नवाचक होगा तो वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और यदि विस्मयादि बोधक होगा यानी कि उस वाक्य को पढ़ करके तुम एकदम आश्चर्य में चले जाओगे, तो आश्चर्य में चले गए तो वो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म हो जाएगा। अब देखो ये बात तुम इसमें याद रखना, यदि देखो यदि हमारा यहाँ पे अफर्मेटिव वाला सेंटेंस होगा बेटा, यदि देखो यहाँ पर अफर्मेटिव वाला सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों देखो हमारा उसी से होगा। किस तरीके से, रुको इसको इरेज करते हैं ना, ये है आपका अफर्मेटिव और अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। अफर्मेटिव प्लस जो निगेटिव हो सकता है, इसके बाद इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है बेटा, और इसके बाद एक्सक्लामेटरी हो सकता है। क्या हो सकता है? अब देखो बेटा इसके बाद क्या हो सकता है, ये तुम्हारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकता है। ये देखो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, ये देखो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरी बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं,
और इसके बाद तीसरी बात कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। इतना मैम हो गया ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा या तो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, और या तो ये देखो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव हो सकता है, तीसरा एक्सक्लामेटरी मार्क्स हो सकता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सॉरी सेंटेंस हो सकता है बेटा। तो जब देखो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव आएंगे तो ये तुम्हारे जो इंडिंग होगी, सेंटेंस की जो इंडिंग होगी, ये देखो ये है तुम्हारा सेंटेंस इंडिंग, है ना। जो सेंटेंस की एंडिंग होगी इस वाले में तुम्हारे फुल स्टॉप से होगी। फुल स्टॉप का मतलब है कि इस तरीके से बिंदी लगा हुआ रहेगा। अभी जब इंट्रोगेटिव होगा तो इसमें क्वेश्चन मार्क से होगी। किससे होगी? इसमें आपका क्वेश्चन मार्क से होगी। और ये कैसे बनता है? बस ऐसे जो बचपन से पढ़ते आए हो इस तरीके से सिंबल लगा देना। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाले में एक्सक्लामेशन मार्क से होती है। इसमें आपके एक्सक्लामेशन मार्क से होती है। और ये मार्क मैम कैसे लगता है? कुछ नहीं, एक खड़ी पाई नीचे बिंदी लगा तो हो गया एक्सक्लामेशन मार्क। तो ये तीन तरीके से तुम्हारे सेंटेंस जो है वो लास्ट में इंड हो सकते हैं। अब इसके बाद सेंटेंस तो हो गया, सेंटेंस हो गया बेटा। जो हमारा ये है ना, रुको, अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा। देखो इसमें तुम्हें क्या बताया गया था कि जो हमारा वाक्य में उनके काम के आधार पर जो शब्द रहेंगे, जो सेंटेंस के आपके वर्ड्स हैं, इनको 8 भागों में बांटा गया है और उन्हीं 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये जो 8 भाग है तुम्हारे, इन्हीं 8 में से सबसे पहला वाला आ जाता है नाउन। क्या मैम? वो वाली नाउन जो हमारे घर पे सबका पैर रखने के लिए आ जाती है जब किसी का ब्याह पड़ता है तो? नहीं बेटा, वो वाला नाउन नहीं है। ये कौन सा वाला है? नाउन का सीधा सा मतलब है कि नेमिंग वाले वर्ड्स जितने भी होंगे। देखो नाउन को तुम्हें याद रखना है तो और कुछ मत याद रखना, केवल एक बात याद रखना, नाउन का सीधा सा मतलब है कि नेमिंग वर्ड्स। इसका सीधा सा मतलब है कि नेमिंग वर्ड्स। जितनी भी चीजों के नाम होंगे वो सारी चीजें हमारे नाउन में चले जाएंगे। जैसे कि देखो डिफिनेशन की बात करें तो नेमिंग वर्ड्स किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब ये क्या हो गया? देखो नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो जस्ट इस वीडियो के बाद में आपको सबसे पहला वीडियो नाउन का ही मिलेगा। और नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे कि हमें तुरंत नाउन मिल जाएगा। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम ये वाला कौन सा नाउन होगा। जैसे मैं बोलूं कोमलता, तो तुम बताओ कौन सा नाउन है। यदि ऐसी परेशानी होती है, नहीं समझ में आता, तो जस्ट इसके बाद वाली वीडियो आपको नाउन पर ही मिल जाएगी, उसे जरूर से देख लेना। तो अभी फिलहाल के लिए इतना जानो कि जितने भी नेमिंग वाले वर्ड्स हो जाएंगे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज या भाव का नाम हो सकता है। वो सारी चीजें हमारी नाउन कहलाती है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर लिखा है राम। राम क्या है? राम बेटा किसी पर्सन का नेम है ना। ये देखो किसी पर्सन का नेम है। अब नेम तो नेम, वो चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, किसी भी चीज का हो, तो ये हमारा राम हो गया। दिल्ली जो है, दिल्ली आपका बेटा प्लेस का नेम है। दिल्ली आपका क्या है? ये है आपका प्लेस का नेम। पेन की बात करें तो पेन आपका वस्तु का नाम है, यानी कि थिंग का नेम है। ये है आपके थिंग का नेम। और हैप्पीनेस की बात करें तो हैप्पीनेस ये हमारा एक फीलिंग है। हैप्पीनेस एक हमारा फीलिंग है। हिंदी में कहें तो ये हमारे भावनाओं को दर्शा रहा है। अब खुशियां जो होंगी, दुख जो होंगे, गम जो होगा, ये सारी चीजें हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। अब नाउन मैम समझ गए। अब चलो बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड वाला पार्ट होता है
कि प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब मैम नाउन से भी ज्यादा प्रो वाला, तो हाँ बेटा प्रोनाउन मतलब नाउन के जगह पर तुम जितनी चीजों को रिप्लेस करके लिख दोगे वो सारी चीजें प्रोनाउन हो जाएगी। जैसे कि देखो मैम यहाँ पर लिख रही है एक सेंटेंस, क्या लिख रही है देखो, फिर से सेम सेंटेंस आ गया ना कि राम इज अ गुड बॉय। अब देखो मैंने तुमसे क्या बताया बेटा कि जो भी नाम होंगे वो सारी चीजें नाउन कहलाएंगे। तो देखो राम किसी का नाम है, मतलब कि ये हमारा नाउन चला गया। अब राम के जगह यदि हम कर दें ही इज अ गुड बॉय, क्या कर दे, यहाँ पर कर देंगे बच्चा हम कि ही इज अ गुड बॉय। अब बताओ राम के जगह पर हमने ही कर दिया, यानी कि जो ही है वो राम को रिप्लेस करके आ गया। सीधा सा मतलब है कि नाउन की जगह इसने अपना प्लेस ले लिया, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। देखो ये हमारा नाउन था बेटा और ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। डिफिनेशन की बात करें तो रिप्लेसिंग वर्ड्स, केवल इतना याद रखना, रिप्लेसिंग वर्ड इसके आगे एक और तुम ऐड करो, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स। जो शब्द नाउन, नाउन का सीधा सा मतलब है नाम, तो उसकी जगह इस्तेमाल होंगे, नाउन की जगह तुम रिप्लेस करके उनको लगा दोगे। और क्यों लगाना पड़ता है मैम, हम सारी जगह नाउन से ही तो काम चला सकते हैं, तो नहीं चला सकते। जैसे देखो हम तुम्हें उदाहरण देते हैं, जैसे मैं कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम सुबह उठ जाता है, राम उठ करके नहा लेता है, राम उठ करके खाना खा लेता है, राम स्कूल चला जाता है, राम पढ़ने में बहुत तेज है, राम पढ़ करके वापस आता है, राम वापस आकर के अपना होमवर्क पूरा करता है, फिर राम खाना खा लेता है, फिर राम टीवी देखता है, इसके बाद राम खेलने जाता है, वापस आने पर राम गेम खेलता है, उसके बाद राम सो जाता है। अब तुम कहोगे मैम कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, लेकिन एक ही वर्ड था राम जो कि हमें बहुत बार सुनाई दे दिया, तो ये देखो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। एकदम देसी भाषा में समझना चाहो तो नाउन के वजह से जो सेंटेंस में जो भद्दापन आ जाता है, यानी कि जो खराबी हमें नजर आती है, उसी को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब मान लो इसी सेम जो आपका वाक्य था, इसी को हम दोबारा आपको बताएं किस तरीके से। ऐसे राम एक अच्छा लड़का है, वह सुबह उठता है, उसके बाद वह पढ़ने जाता है, वापस आता है, खाना खाता है। तो देखो ये पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है, यानी कि बार बार राम का नाम लेने के बजाय हम उसके जगह पर ही का इस्तेमाल कर देंगे, तो सोचो वो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सीधा सा मतलब है ताकि हमें बार बार नाम न लेना पड़े। और कौन कौन से प्रोनाउन वाले वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि इसमें ही हो सकता है, सी हो सकता है। ही तुम लड़के के लिए यूज करोगे, सी बेटा लड़की के लिए यूज करोगे। ही देखो बॉय के लिए यूज किया जाता है, सी मुन्ना गर्ल के लिए यूज किया जाता है। इट कैसे प्रयोग करोगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है, और हमेशा नहीं, समटाइम्स लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है। आई जो है ये खुद मैं के लिए, मैं यानी हमारे लिए यूज किया जाएगा। दे का मतलब होता है वे के लिए यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण में है राम इज अ बॉय की जगह हम लिख दे ही इज अ बॉय, तो बस राम को ही ने हटा दिया, तुम नाउन थे, तुम्हारे पापा ने तुमको हटा करके अपने खड़े हो गए, तो तुम नाउन थे, तुमको हटा के तुम्हारे पापा खड़े हो गए, तो वो प्रोनाउन बन गए, तुम नाउन बन गए। समझ गए, बस इतना ही समझना था। चलो अब आ गया हमारा नाउन समझ गए, प्रोनाउन समझ गए। अब बात आ जाएगी वर्ब की। वर्ब जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। अरे क्रिया मतलब कुछ नहीं होता, एकदम सीधा सा मतलब है, क्रिया मतलब काम करना। देखो याद कैसे रखोगे, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ना 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 आ जाए वो हमारा क्रिया हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ खाना पीना नहाना धोना प्रेम करना आना जाना पढ़ाई करना न पढ़ाई करना पढ़ाना, कहने का सीधा सा मतलब है कि लास्ट में ना 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 वाली फीलिंग आ जाए, ना 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 वाले लेटर्स आ जाए, तो वो सब हमारे वर्ड्स सॉरी बेटा वो सब हमारे वर्ब्स कहलाते हैं ना। देखो एक्शन वर्ड जो शब्द किसी काम के होने की स्थिति को बताते हैं वो हमारे वर्ब कहलाते हैं, और बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। जैसे कि मैं तुमसे कहूं आई, तो आई क्या बेटा, आई सब्जेक्ट है,
अब ये लिखा है आई और आई के बाद लगा दिया फुल स्टॉप, तो ये तुम्हारा बन गया सेंटेंस? नहीं बना। अगर मैं कहूं आई ईट, मैं कहूं आई ईट यानी कि मैं खाती हूँ या फिर मैं खाता हूँ, तो क्या ये हमारा बन गया सेंटेंस? हाँ बेटा ये बन गया। कैसे? आई देखो तुम्हारा सब्जेक्ट है और ईट तुम्हारा वर्ब है ना, तो इसका मतलब सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मिला दिए, बन गया तुम्हारा सेंटेंस। ये एकदम परफेक्ट वाला तुम्हारा सेंटेंस है। और बिना वर्ब के बेटा कोई नहीं सेंटेंस बनेगा, समझ गए? क्योंकि जो वर्ब होते हैं ना वो कई सारे प्रकार के होते हैं। इज भी तुम्हारा वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में चला जाएगा। अब चलो, ये तो तुम्हें वैसे सेपरेटेड वीडियोस मिल ही जाएंगी, फिलहाल इस पर कंसंट्रेट करते हैं। देखो उदाहरण की बात करें, ईट मतलब खाना खाना, लास्ट में ना आ गया। स्लीप मतलब सोना, लास्ट में ना आ गया। रन मतलब दौड़ना, लास्ट में ना आ गया। इज और आर भी है बेटा, लेकिन इज और आर एम वाज वर्ड सब हैं, लेकिन इन सब का कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा, लेकिन वर्ब तो ये जरूर रहेंगे। अब देखो वर्ब तुम समझ गए। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या मतलब है मुन्ना? इसका मतलब है विशेषण। अब मैम विशेषण क्या होता है? कुछ नहीं, विशेषण मतलब विशेषता बताना। क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, विशेषता का केवल ये मतलब नहीं है कि केवल अच्छाई को बताना, अरे बुराई को भी बता दोगे तो तुम्हारा यही चला जाएगा, एडजेक्टिव ही हो जाएगा। गुण या दोषों को बताना। उदाहरण की बात करें, टॉल, ब्यूटीफुल, रेड, इंटेलिजेंट। अच्छा एक बात बताएं, मान लो ये सब तो ठीक है, किसी ने बता दिया कि जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव कहलाएगा, इतना तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हम एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि वो एडजेक्टिव है कि नहीं है? मान लो हमने इंटेलिजेंट पढ़ा, हमें पता नहीं चला कि वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। एकदम ध्यान से देखो, ऐसे राज वाली बात सुनो। राज वाली बात क्या है? कोई भी वर्ड हो, तुम्हें एडजेक्टिव फाइंड करना है ना, अपने नाम के आगे लगा करके देखो, अगर वो अच्छा लग रहा है तो एडजेक्टिव है, नहीं लग रहा है तो नहीं है। कहोगे हाँ मैडम जी ऐसा कौन सा ट्रिक होता है? अपने नमो के आगे लगा लो, अच्छा लग गया तो एडजेक्टिव हो गया, न लगा तो न हुआ। जैसे देखो मैं कहूँ टॉल कोमल, अच्छा लग रहा है ना, लंबी कोमल। ब्यूटीफुल कोमल, सुंदर कोमल, देखो कितना अच्छा लग रहा है। रेड कोमल, लाल कोमल। तो हम लोग तो रेड एप्पल भी बोल सकते हैं, वो भी सोचो अच्छा लगेगा। इंटेलिजेंट कोमल तो अच्छा लग रहा है, मान लो यह नहीं अच्छा लगता तो वो तुम्हारा एडजेक्टिव नहीं होता, विशेषता बता रहा है ना। विशेषता कैसे? इंटेलिजेंट कोमल मतलब कोमल बुद्धिमान है, यानी कि हो गया विशेषता बताना। विशेषता क्या है? कि बुद्धिमान है। रेड मतलब लाल है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, टॉल मतलब लंबी है। यानी कि विशेषता बता दिया तो एडजेक्टिव हो गया। अब चलो अगला है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होगा मैम? तुम क्रिया जानते हो, तुम विशेषण जानते हो, तो देखो क्रिया विशेषण क्या होगा? एडिंग वर्ड्स जितने भी रहेंगे, जो शब्द किसी भी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में जानकारी देंगे। कुछ नहीं समझना है, केवल इतना समझो, जो भी वर्ड तुम्हें ये बताएं कि काम कैसे हुआ है वो हमारे एडवर्ब चले जाएंगे। जैसे मैं बोलूं स्लोली, काम कैसे हुआ था? स्लोली स्लोली काम हुआ था, तो तुम्हारा एडवर्ब हो गया। क्विकली यानी कि तेजी से काम हुआ था, तो हो गया। लाउडली, लाउडली का मतलब भी है तेजी से। वेरी यानी कि तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से। मतलब तुम्हें जिससे पता चले कि काम कैसे हुआ था वो तुम्हारा एडवर्ब हो जाएगा। एकदम एकदम आसान सा था, समझ गए? अब चलो अब चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक। देखो प्रीपोजिशन वर्ड ये बताते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज से क्या संबंध है, यानी कि जब संबंध की बात करेंगे, पोजीशन माने संबंध, पोजीशन माने बेटा संबंध। देखो वो वर्ड जो कि तुम्हें ये बताएंगे कि एक चीज का दूसरी चीज से क्या संबंध है या फिर उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब उसकी जगह क्या है। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण में इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, टू। अब कुछ नहीं समझ आया। जैसे देखो मैं बोलूं द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब जो है वो हमारे टेबल के ऊपर है, ठीक है।
आप बताओ, मैं पूछूं कि बताओ बुक कहाँ पर है, तो तुम कहाँ बताओगे? टेबल के ऊपर है। लेकिन बताने के लिए हमें ऑन का यूज करना पड़ेगा। ऑन मतलब पर, और मतलब बेटा पर मतलब टेबल के ऊपर है ना। तो ये देखो संबंध बता रहा है कि बुक हमारे टेबल के ऊपर है, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन में चला जाएगा। मैं बोलूं वेयर इज द पेन, अब चलो तुम बताओ, बताओ वेयर इज द पेन, तो बताओगे ना मैम पेन इज ऑन योर पाम, यानी कि पेन जो है वो आपकी हथेली के ऊपर है। तो जब तुम बोलोगे ऑन योर पाम, मैम पेन इज ऑन योर पाम, तो ऑन हमारा चला जाएगा प्रीपोजिशन में, यानी कि मेरे पाम के ऊपर पेन है बेटा, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। अब चलो प्रीपोजिशन तो ठीक है। अब मैम कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन यानी हिंदी में कहें तो समुच्चय बोधक वर्ड्स कौन से होते हैं? तो जो भी तुम्हारे ज्वाइनिंग वर्ड होंगे, केवल तुम दो ही शब्द याद रखना, वो है ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे वो सुनियो ना, कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, हुआ न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी कि तुम ढेर सा पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, दो ही चार वर्ड्स ऐसे होंगे जो तुम पढ़ करके सब कुछ याद रख सकते हो। वैसे दूसरे अर्थ में ले लिया है ना, हम जानते हैं तुम लोग क्या क्या सोचा करते हो। चलो अब तुम्हें क्या करना है, कंजक्शन के लिए केवल दो वर्ड याद रखना है, पहला ज्वाइनिंग, दूसरा वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड को याद रखना है, ये वो शब्द होंगे जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज, एटसेट्रा, लास्ट में ईटीसी भी लिख दो। जैसे मैं कहूं राम श्याम जा रहे थे, तो गलत हो गया बेटा, तुम्हें ऐसे कहना पड़ेगा राम और श्याम जा रहे थे, है ना। मैं कहूँ सीता गीता गा रही थी, तो गलत हो जाएगा, तुम्हें कैसे कहना पड़ेगा सीता और गीता गा रही थी। तो यानी कि दो लोग को मिलाने का काम करेंगे, हमारे हो जाएंगे कंजक्शन वाले। कभी कभी तुम भी कंजक्शन की तरह काम करते होगे ना, दोनों को मिलाने वाला काम, तो वो वाला कंजक्शन हो जाएगा। अब चलो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि मतलब मुन्ना आश्चर्य में पड़ जाना। जैसे मैं कहूँ ओ, जैसे तुम लोग देखते हो, तुम लोग कहीं चाय और पीते रहते हो, तुम्हारा परीक्षा है, तुम चाय पी रहे हो, लेकिन बगल में से लड़की गुजर गई, तुम ऐसे ताकोगे और कहोगे ओ, ऐसे कहोगे ना, तो वही जो कहोगे वही हो जाएगा विस्मयादि बोधक। यानी कि जब तुम एकदम आश्चर्य में चले जाओगे देख करके, ओ माय गॉड ये तो पिछली वाली से ज्यादा सुंदर है, तो तुम चले गए ना ओ माय गॉड वाले सिचुएशन में, तो वो चला गया विस्मयादि बोधक में। यानी कि इंटरजेक्शन में जो भी एक्सप्रेसिंग वाले वर्ड रहेंगे वो सारे हमारे इंटरजेक्शन में चले जाएंगे। और ये जो शब्द होते हैं ये अचानक से निकलने वाली भावनाओं, अब अचानक से कौन कौन सी भावनाएं निकलती हैं? खुशी वाली भावना निकल सकती है, वो वाली खुशी वाली भावना नहीं, ये वाली खुशी वाली भावना, जिसको कि कहते हैं हैप्पीनेस वाली भावना, है ना बेटा। इसको क्या कहते हैं? हैप्पीनेस वाली भावना। दुख वाली भावना कहें तो सैडनेस वाली जो भावना होगी। हैरानी वाली कहें तो अमेज्ड वाली जो भावना होगी, या फिर सरप्राइज्ड वाली। कौन सी वाली? सरप्राइज्ड वाली बेटा जो भावना होगी। उदाहरण की बात करें तो हम कहे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर, यानी कि वाओ तुम कितनी सुंदर हो। तो देखो ये वाओ जो है वो तुम्हारा किसमें चला गया? ये चला गया इंटरजेक्शन में। मैं कहूँ अलास, ओहो हुर्रे वी वॉन द मैच, वाओ हम लोग मैच जीत गए, तो ये सारी चीजें किसमें चली गई? ये सब जो तुम्हारी भावनाएं निकल रही है अचानक अचानक से, वो पूरी इंटरजेक्शन में चली जाती है। तो इतना समझ गए। अब देखो यदि मैं काम करूं कि पूरे आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला करके एक ही वाक्य में समझा दूं, तो चलो, लेकिन तुम्हें समझने का तो कष्ट करना पड़ेगा। अब चलो समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है? वाओ राम एंड हिज स्मॉल डॉग रैन क्विकली टू द पार्क, यानी कि राम और उसका जो छोटा सा कुत्ता था वो एकदम तेजी से पार्क में दौड़ करके चला गया। अब इसमें कैसे समझोगे? देखो वाव है, मैंने बोला ना कि अचानक से जो भावनाएं निकल जाएंगी, जो सुनकर के तुम विस्मयादि बोधक वाले सिचुएशन में चले जाओगे, तो ये देखो अचानक से निकली भावना है, तो ये हमारे इंटरजेक्शन का काम करेगा।
राम मैंने तुम्हें बताया ही है, राम किसी का नाम है, नाम के वजह से ये नाउन में चला जाएगा बेटा। एंड देखो जोड़ने का काम कर रहा है, राम और उसके कुत्ते को कौन जोड़ा है, तो एंड जोड़ा है। एंड हमारा जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ये हमारा कंजंक्शन में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज, हम चाहे तो हिज के जगह लिख सकते हैं राम्स। जैसे देखो इसी सेंटेंस को बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं ना, इसी सेंटेंस को चलो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाव वाव राम एंड, और हिज के जगह बेटा चेंज कर देते हैं, हिज के जगह लिख देते हैं राम्स, हिज के जगह राम्स। स्मॉल डॉग ran quickly to the park, ran quickly to the park। अब देखो इसमें क्या अंतर है, बताओ क्या अंतर है, केवल इतना ही अंतर है कि मैम ने यहाँ पर हिज के जगह राम से कर दिया है, तो राम को हटा करके राम की जगह बेटा किसने ली है, ये देखो राम को हटा करके मैम राम की जगह तो भरत ने ले ली थी, है ना, तो नहीं वो वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बताओ राम की जगह किसने ली है, तो राम को हटा करके राम की जगह देखो हिज ने ले ली है, तो इसी वजह से हिज देखो नाम की जगह ले लिया है, तो ये हमारा प्रो नाउन हो जाएगा, नाउन से भी बढ़कर प्रो हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल जो है, स्मॉल मतलब क्या, विशेषता बता रहा है, नाम के आगे लगाकर देखो स्मॉल कोमल, छोटी सी कोमल, है ना, तो ये डॉग की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। डॉग देखो, डॉग किसी जानवर का नाम है, अब नाम है तो मैम नाउन में चला जाएगा। रैन का मतलब होता है दौड़ना, ये देखो RUN, अब तुमको तो रन रन पिक्चर वाला याद आ रहा होगा, हाँ मैम रन मूवी देखे हैं, लेकिन वो नहीं देखना है, रन मतलब देखो क्या होता है, रन मतलब होता है दौड़ना, है ना, रन मतलब दौड़ना होता है बेटा, तो दौड़ना हमारा वर्ब है, कैसे पहचानोगे बताओ, कैसे पहचानोगे बताओ, बताओ जल्दी तुम कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ पर है ना, अंतिम में ना क्या, और मैंने बताया था कि अंतिम में जिसमें जिसमें भी नाना नानी आ जाएंगी वो सब वर्ब्स में चले जाएंगे, तो समझ गए, वर्ब हो गया हमारा, काम एक्शन में चला गया। क्विकली क्या है, दौड़ने का तरीका बता रहा है, जैसे मैंने बोला था ना, जो तुम्हें बताएगा कि काम कैसे हो रहा है वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। अब बोलो कैसे दौड़ा था, तो वो तेजी से दौड़ा था ना, क्विकली का मतलब है कि तेजी से, क्विकली मतलब बेटा तेजी से, है ना, क्विकली मतलब तेजी से, है ना, तेजी से, समझ गए, तो तेजी से हो गया एडवर्ब। अब इसके बाद यहाँ पर है टू है हमारा प्रीपोजिशन, यानी कि दिशा संबंध सूचक, ये तुम्हें बता रहा है क्या, टू द पार्क, यानी कि पार्क की तरफ गए, अब पार्क तक जाने के लिए हम बीच में टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा बेटा, समझ गए, बोलो समझ गए, समझे कि नहीं समझे बताओ, समझ गए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को आज का एकदम बेसिक इंग्लिश वाला क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आठों जो आपके पार्ट है पूरे नाउन प्रोनाउन से लेकर के कंजक्शन और इंटरजेक्शन तक, वो सारी चीजें आपको वन बाय वन करके एकदम डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, एक भी वर्ड तुमको बाहर से एग्जाम में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नाउन वाले टॉपिक को लेकर के धमाकेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।